अभी अपना अपील्स एंड रिवीजन ये दोनों हो गया था, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचे हुए वो करना है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ अपील्स रिवीजन। ओके, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहता है। ओके, उसके सामने हम लोग, मतलब उसके ऑर्डर के सामने हम लोग कहाँ अपील करते हैं? अपीलेट अथॉरिटी। अगर वहां से भी हम लोग को जस्टिस नहीं मिला तो जीएसटी एटी। ओके, जीएसटी एटी में दो बेंचेस है, प्रिंसिपल बेंच एंड स्टेट बेंच। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू रहेगा तो हम लोग प्रिंसिपल बेंच के पास जाएंगे। अगर हम लोग का अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा तो स्टेट बेंच। स्टेट बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर रहेगा तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है। ओके, हाई कोर्ट बोलेगा कि अपना ही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, इसीलिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट बोला। बराबर। अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने के लिए कितना टाइम लिमिट मिलेगा? 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ्स कंडोनेशन। डिपार्टमेंट अगर अपील कर रहा है 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ कंडोनेशन। असेसी अपील कर रहा है प्री डिपॉजिट, कितना रहेगा प्री डिपॉजिट? हाँ, जितना एडमिटेड लायबिलिटी है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ वो पूरा। और जितना डिस्प्यूटेड है उसका 10%, वो भी टैक्स का। ओके, इंटरेस्ट पेनल्टी का नहीं। उसके बाद डिपार्टमेंट अगर जा रहा है अपील को तो कितना प्री डिपॉजिट? जीरो, क्योंकि डिपार्टमेंट तो टाइम पास नहीं कर सकता, तो डिपार्टमेंट के लिए नो प्री डिपॉजिट। अगर हम लोग जीएसटी एटी में जा रहे हैं ओके तो कितना प्री डिपॉजिट? हाँ, जितना अपीलेट अथॉरिटी में एक्सेप्ट किया ओके उसका 100% एंड 20% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। ओके, 20%, इस बार 20% है। ओके, अपीलेट अथॉरिटी में अपर कैप था 25 करोड़, 25 करोड़ सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी 50, एंड जीएसटी में 50, 50 एंड 100। क्लियर? डिपार्टमेंट को कोई अपील का प्री डिपॉजिट नहीं करना। अगर हम लोग रिफंड के लिए जा रहे हैं, रिफंड मांगने के लिए जा रहे हैं, तो प्री डिपॉजिट का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे केस में टाइम पास नहीं कर सकते, आपको रिफंड मिलने वाला है, मतलब ओके आप लोग सीरियस ही होंगे, तो प्री डिपॉजिट का जरूरत नहीं है। एंड अगर आप लोग केस जीत जाते हो और ऊपर अपील नहीं करते तो आप लोग को रिफंड दिया जाता है प्री डिपॉजिट का विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? हाँ, डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ रिसीव। ओके, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, हाई कोर्ट में अगर जाना है ओके तो कितने टाइम में जाना पड़ेगा? विद इन 180 डेज। ओके, हाई कोर्ट में जाने का 180 डेज था, वो इनकम टैक्स। ओके, हाई कोर्ट में जाने का 180 डेज। ओके, और सबका सब टैक्स ड्यूज भरना पड़ेगा उसके लिए। ओके, 100% जितना भी लाइबिलिटी है पूरा का पूरा भरना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकते हम लोग। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए सब ड्यूज भरना पड़ेगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट में दो जगह पे जा सकते हैं, एक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर एंड एक जीएसटीटी का प्रिंसिपल बेंच का ऑर्डर। जीएसटीटी में कब जा सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर, या तो पता था। वेरी गुड, रिवीजन अथॉरिटी का ऑर्डर समझ में आ गया। रिवीजन अथॉरिटी का ऑर्डर या तो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर, इन दोनों के ऑर्डर के सामने जीएसटीटी में जा सकते हैं। क्योंकि रिवीजन अथॉरिटी को हमने किसके लेवल के इक्वल माना था? अपीलेट अथॉरिटी। तो डायरेक्टली ऊपर अपील करेंगे, मतलब कि जीएसटीटी में। तो ये अपना अपील्स हुआ। उसके बाद रिवीजन सीखा था। ओके, ऑफिसर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं ओके उनके ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स को रिवाइज नहीं कर सकता है। ओके, सबसे पहला ऐसे ऑर्डर्स जिसके अगेंस्ट या फिर उस मैटर्स के अगेंस्ट अपील में गए तो उसके सामने रिवीजन नहीं हो सकता। तो किसका रिवीजन हो सकता है? ऐसे मैटर जिसमें अपील फाइल नहीं किया। सेकंड, जिसमें 6 महीने का टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ है और 3 साल मतलब 3 साल खत्म हो गए ओके उसके बीच में ही रिवीजन कर सकते हैं। ओके, मतलब 6 महीना खत्म होना चाहिए एंड 3 साल खत्म नहीं होना चाहिए। समझा क्या बोला? क्योंकि पहला 6 महीना किसके लिए था? डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने के लिए था। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है क्या? उसके बाद, उसके बाद क्या था? अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज का ऑर्डर जो है वो पहले एक बार रिवीजन के लिए ले चुके
तो रिवाइज नहीं हो सकता वापस से, और अगर रिवीजन और ऑर्डर को रिवाइज करना है तो भी नहीं कर सकते। समझे? तो यहाँ तक अपना हुआ था, उसमें से एक पॉइंट बाकी था जो आज करना है आपने। थोड़ी देर में घर में हो जाता है। नहीं नहीं कुछ नहीं। कहाँ से लाए? अच्छा, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग एक रूल करने वाले हैं, रूल नंबर 112। ओके, दैट इज एडिशनल एविडेंस। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। अभी इसका मतलब क्या पहले वो बेसिक समझते हैं। अपीलेट अपना जो सॉरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है एकदम लोअर अथॉरिटी, ओके, उसने कुछ ऑर्डर पास किया। उसने हमको बोला था कि ये इनवॉइस दो, ये डॉक्यूमेंट दो, ये ईवी बिल बताओ, ये इनवॉइस बताओ, ओके, ये पार्टी का लेजर दो। उसने हमसे मांगा था चीजें, हमने उसको दी नहीं, हमने उसको नहीं दिया। अभी उसने ऑर्डर पास कर दिया, बोलता है कि मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करूं? ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास कर दिया तो हम लोग किधर जाएंगे अभी? अपीलेट अथॉरिटी। तो अभी अपीलेट अथॉरिटी हमसे मांग रहा है कि ये ऐसा ऐसा है, आप जीएसटी दो। तो क्या हम लोग एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकते हैं क्या, जो नीचे सबमिट नहीं किया? पॉइंट समझा क्या बोला? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मांगा, हमने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, अभी वही डॉक्यूमेंट अपीलेट अथॉरिटी को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। वो मांगेगा तो दे सकते, ध्यान से सुनना, वो लोग मांगेंगे तो दे सकते, हम खुद से नहीं दे सकते। समझा डिफरेंस? देखो, खुद से अगर आपको देना होता तो नीचे के अथॉरिटी को ही देना चाहिए था आपको, तो वो ऐसा ऑर्डर नहीं बनाता। ओके, अगर अपीलेट अथॉरिटी को लग रहा है कि आपसे और डॉक्यूमेंट ले तो वो ले सकता है, लेकिन आपको अगर सबमिट करना है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो एक बार पढ़ते हैं। रूल नंबर 112 of CGST rules lays down that appellant shall not be allowed to produce. Appellant shall not be allowed to produce. Okay, appellate authority can ask, but appellant cannot submit. Appellant shall not be allowed to submit before appellate authority or tribunal any evidence, oral or documentary, other than evidence produced by him during the course of producing proceedings before lower authority। मतलब कि जो नीचे का अथॉरिटी था उसके पास जो डॉक्यूमेंट दिया उससे एडिशनल डॉक्यूमेंट आप दे नहीं सकते। अगर आपने अपील किया अपील अथॉरिटी के पास, तो लोअर अथॉरिटी कौन हुआ? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो उधर जितना सबमिट किया उतना ही ऊपर देना है। अगर आप लोग जीएसटी एटी जा रहे हो तो लोअर अथॉरिटी कौन सा होगा? अपील अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी को जितना दिया उतना ही ऊपर देने का, मतलब कि जिधर भी लोअर अथॉरिटीज को दिया है उतना ही अपने को हायर अथॉरिटी को देना है। एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन मतलब कि इन केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। ओके, एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। ओके, सबसे पहला, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है लोअर अथॉरिटी, मतलब कि अगर हम लोग अपील कर रहे हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास तो हम लोग खाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पढ़ेंगे। अगर हम लोग अपील कर रहे हैं जीएसटी एटी के पास तो हम लोग खाली अपीलेट अथॉरिटी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? वेयर द लोअर अथॉरिटी had refused to accept the evidence or to admit the evidence, okay, which ought to have been admitted। okay, मतलब कि ये लोग बोल रहे हैं अगर लोअर अथॉरिटी ने
एविडेंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो हम लोग हायर अथॉरिटी को एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। समझ में आया पॉइंट? क्या बोला? अगर लोअर अथॉरिटी ने मना कर दिया था, बोलता है कि नहीं लेंगे हम एविडेंस, ओके, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हायर अथॉरिटी के पास एविडेंस लेके जा सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? सेकेंड पॉइंट एक्सेप्शन का, where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by adjudicating authority or appellate authority। मतलब कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या तो अपीलेट अथॉरिटी ने एविडेंस मांगा था। पहले वाले में क्या था? पहला एक्सेप्शन में क्या था? हाँ, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब कि हम लोग सबमिट करने गए पर उसने मना कर दिया। लेकिन सेकंड वाले में वो मांग रहा है, लेकिन हम लोग सबमिट नहीं कर पाए ड्यू टू सफिशिएंट कॉज। ओके, हम लोग सबमिट नहीं कर पाए, वी वेर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज टू सबमिट। हम लोग बीमार पड़ गए, ओके, हम लोग का फैमिली में डेथ हो गया, ओके, हम लोग का सीए भाग गया, ओके, या जो भी ऐसा रीजन रहेगा, मतलब वी वेर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस बार हायर अथॉरिटी को एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। समझा पॉइंट? हम लोग क्या सीख रहे, समझ में आ रहा है? ओके, हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर लोअर अथॉरिटी के पास, ओके, हम लोगों ने एविडेंस नहीं दिया, तो उसके हायर अथॉरिटी के पास हम क्या वही एविडेंस दे सकते हैं क्या? आंसर वैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन चार एक्सेप्शन है जिसमें हम लोग एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। ओके, हम लोग एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा, appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority or appellate authority any evidence which is relevant to ground of appeal। मतलब कि हम लोग किसी ग्राउंड ऑफ अपील से रिलेटेड एविडेंस नहीं दे पाए, मतलब देना भूल गए, और हम लोग दे नहीं पाए, मतलब हमको लगा कि इससे काम हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं हुआ। समझ में आ पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को गुड्स मिला, उसका आईटीसी प्रूव करना है, हम लोग को लगा टैक्स इनवॉइस से काम हो जाएगा, हमने टैक्स इनवॉइस दे दी, ओके, और उसने मांगा डिलीवरी अपना ये लॉरी रिसिट मांगा, क्योंकि गुड्स मिला है उसका प्रूफ तो वही है ना, तो वो हम लोग सबमिट नहीं कर पाए। ग्राउंड ऑफ अपील में मेंशन था पर सबमिट नहीं कर पाए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। चौथा, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी हैज मेड द ऑर्डर without giving sufficient opportunity to appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal। मतलब कि एविडेंस मैंने उसको बोला था कि मैं 4 दिन में दूंगा, लेकिन 4 दिन में उसने ऑर्डर पास कर दिया, मतलब सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। हमने बोला था ना 4 दिन में दे देंगे, तो क्यों नहीं? ओके, रुका क्यों नहीं? फिर ऑर्डर पास कर दिया उसने, तो इसको हम लोग बोलेंगे विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑर्डर पास किया। तो ये चारों केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग? एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को। क्लियर है? फर्स्ट फर्स्ट वाला कि इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया एविडेंस, हम लोग लेके गए थे। नहीं, लोअर लोअर, ये सब लोअर के इधर है। नहीं नहीं, देखो, ये स्टेटमेंट ना दो स्टेटमेंट है एक्चुअली में डबल स्टेटमेंट है। बता दो, अभी हम लोग ना यहाँ पर दो लेवल्स लिखते हैं। पहला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी, बरोबर। तो लोअर कौन सा हुआ? ओके, ये हायर अथॉरिटी। ओके, अभी यहाँ पर खाली लोअर अथॉरिटी पढ़ना, ओके, अपीलेट अथॉरिटी को पढ़ना ही नहीं।
क्योंकि अपील अथॉरिटी हमारे केस में कौन सा है, हायर है, हायर है। ओके पढ़ो, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेफ्यूज टू एडमिट द एविडेंस। बराबर। अभी अगर हम लोग का केस थोड़ा और ऊपर होता, मतलब कि एडजुडिकेटिंग सॉरी अपीलेट अथॉरिटी नीचे होता, ऊपर कौन सा रहता, GST 80। ओके तो अभी कौन सा लोअर हो गया, अपीलेट, ये हायर हो गया। अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मत पढ़ना, अभी खाली ये पढ़ना, वेयर द अपीलेट अथॉरिटी हैज रेफ्यूज टू एडमिट एविडेंस, मतलब इन लोगों ने एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया, रेफ्यूज कर दिया, तो हम लोग ऊपर दे सकते। समझो, दो स्टेटमेंट हुआ, क्लियर हुआ। एज द केस में भी लिखा ना इसके लिए। सेकंड वाले में भी वैसे ही है, यहाँ पर जो सेकंड लाइन है, सेकंड वाले का सेकंड लाइन, उसमें भी ऐसा ही है, उसमें भी दो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। वेयर द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज which he was called upon to produce by adjudicating authority, ये एक स्टेटमेंट। मतलब जिधर एडजुडिकेटिंग एंड अपीलेट है तो एडजुडिकेटिंग, जिधर अपीलेट एंड ट्राइब्यूनल है तो ए। आया समझ में, कैसे रीड करना है समझना। कुछ डाउट है पूछो। कुछ डाउट है बोलो। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट बोल रहा है कि आप लोगों ने ग्राउंड ऑफ अपील लिखा है, मतलब अपील क्यों कर रहे एक रीजन लिखा है आपने। ओके, इसके रिलेटेड आप सबमिट कर नहीं पाए। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ट्रांसपोर्टर हमको लॉरी रिसीट देता है। अभी ट्रांसपोर्टर जो है, ओके, उसका बिजनेस थोड़े दिनों के लिए बंद था, तो हम लोग दे नहीं पाए। ओके, जो सेकंड वाला पॉइंट है, ओके, उसमें बुलाया गया था एविडेंस और नहीं दे पाए। थर्ड वाले में हम लोग देना चाहते थे और नहीं दे पाए। देखो दोनों में डिफरेंस, देखो सेकंड एंड थर्ड में डिफरेंस क्या है, सेकंड थर्ड में डिफरेंस। हाँ, सेकंड में कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन मतलब हमको बोला था कि ये सबमिट करो और हम लोग नहीं दे पाए क्योंकि हम लोग बीमार थे, हम लोग गाँव गए थे वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाला उसने नहीं बोला, हमको खुद से सबमिट करने का था पर वो नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है पॉइंट, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सेकंड वाले में उसने हमसे मंगवाया था पर हम लोग नहीं जा पाए। थर्ड वाले में मंगवाया नहीं, हम लोग को खुद से ही देने का था पर नहीं दे पाए। समझा, ये डिफरेंस को लिखो इधर, नहीं तो बाद में तुम लोग को याद नहीं आएगा ये। हिंदी में लिखो चाहिए तो। ठंडी लग रहा है इसके लिए। दीक्षा नहीं आई, क्या हो गया। हम्म, अच्छा। तुम लोग सुबह को फोन नहीं करते। अच्छा। जब मैं फाइनल में था मैं ऐसे ही था, हर एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन छुट्टी। हाँ, नहीं मेरे को नींद ही नहीं आता ना क्या, अभी ऑफिस से आते आते ही 11 बजेगा, रात को जाके काम करो, फिर सुबह का रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलता था, मिस तो मिस, मिस तो मिस। फिर कुछ नहीं, खुद से प्रिपेयर करने का पूरा सब्जेक्ट।
मतलब 3 ही सब्जेक्ट मेरे को सीखने मिला, बाकी का 5 सब्जेक्ट खुद से प्रिपेयर किया। हाँ हाँ हाँ, घर से करता हूँ, जाने का क्या जरूरत है। नो आर्टिकल नो एम्प्लॉय, 100% प्रोपराइटर। काम तो किधर से भी हो सकता है ना। हाँ, फॉर्म मतलब, नहीं नहीं, है, ऑफिस भी है। हाँ, कोई नहीं। मतलब क्लाइंट मीटिंग रहेगा तो जाने का, नहीं तो नहीं जाने का। जीएसटी नंबर नहीं रहेगा। एम्प्लॉय एक रखा है फॉर अकाउंटिंग पर्पस ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, वो खाली संडे को आता, सैटरडे संडे। हाँ। हम्म। हाँ तो 10, खाली सैटरडे संडे को करता है काम। हाँ 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 हाँ, उसको मेरे क्लाइंट के उधर लगा के दिया, अकाउंटिंग, फुल टाइम अकाउंटिंग के लिए। हाँ। क्या क्या? सैलरी का 3,000। हाँ, तो ऐसे। और ज़्यादा इनकम रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा, कम रहेगा तो कम। 3,000 बेसिक है। हाँ, 3,000 बेसिक। बाप रे, उतना टाइम डालने से अच्छा है छोड़ ही दो। चलिए, नहीं नहीं जमता है वो, साइट बहुत स्लो है ना। नहीं पर एक्चुअली आप लोग का जो रिटर्न 1,000 रुपये में जो फाइल करता है ना, वो आर्टिकल फाइल करता है, वो प्रॉब्लम है ना। हाँ, बराबर। नहीं, वो काम एक्चुअली मेरे को ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ ज़्यादा चार्ज। क्योंकि ज़्यादा काम मिलेगा तो फिर वो बहुत टाइम डालना पड़ेगा इसमें, उतना कंटाला आता है ये सब। मैनुअल चीज़ें, सोचने का कुछ नहीं है इसमें, इसमें दिमाग कम है, खाली वो हाथ ज़्यादा चला। हम्म। हाँ हाँ, बरोबर। हाँ, वही तो। अभी वो विनमैन है ना, वो तो पूरा खुद से ही करता है वो, अपने को तो कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, AI STI सब अभी सब नया नया मस्त निकल गया, सब दिखता है उधर, अपने को बैंक स्टेटमेंट में ढूंढना ही नहीं पड़ता। अच्छा। हम्म। अच्छा। ओ, तो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा फिर। हम्म, बरोबर। लिखा ये। अच्छा, आगे देखो। देखो आगे लिखा है, while taking the evidence, reason for its admission shall be recorded in writing। मतलब कि जो हायर अथॉरिटी एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर रहा है, उसको लिख के लेना पड़ेगा कि क्या रीजन दिया है टू सबमिट एडिशनल एविडेंस। ओके, एडिशनल एविडेंस क्या वो सबमिट कर रहा है, पहली बात तो। हाँ, हो गया ना। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी बिना दिए ऑर्डर पास कर दिए, वो ना। 4 दिन बोला था ना रुकने को, उसको ना 4 दिन रुको मैं सबमिट करता हूँ, और उसने 4 दिन के अंदर ही ऑर्डर पास कर दिया। क्योंकि उसने मंगवाया था, हम लोग सबमिट भी कर रहे थे, बट हमने उसको बोला 4 दिन रुको हम लोग सबमिट करेंगे, लेकिन वो हमारा सुना ही नहीं उसने, ऑर्डर पास कर दिया। तो वो फोर्थ पॉइंट था। ओके, ये वाला पॉइंट, एडिशनल एविडेंस लेने के टाइम पर जो हायर अथॉरिटी होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, रीजंस लिख के लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय अपीलेट अथॉरिटी
और जीएसटी 80 टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी। देखो अभी एक ध्यान समझना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये हायर अथॉरिटी के एंगल से लिखा है। देखो इसमें क्या लिखा, पहले पढ़ लेते। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन बाय अपीलेट अथॉरिटी to adjudicating authority, okay, to cross examine the evidence or witness or to produce any evidence in rebuttal of additional evidence produced। मतलब कि अगर हम लोग हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हैं एडिशनल एविडेंस लेके, ओके, तो हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को पूछेगा कि ये एविडेंस उसने आपके पास क्यों नहीं दिया, क्या आपने मना किया था। मतलब उसको भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि खाली अपीलेंट बोल दिया कि उसने नहीं लिया ये लो, ऐसा नहीं, उससे क्रॉस एग्जामाइन करेगा, समझ में आया? मतलब उसको ही पूछेगा कि आप लोग ने उसका एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, ऐसा बोल रहा है वो। फिर ये लोग बताएंगे कि नहीं सर देखो हम लोग के नोटिस में लिखा है सबमिट करो, लेकिन उसने सबमिशन किया ही नहीं। समझ में आया क्या? वो क्रॉस एविडेंस हो जाएगा, क्रॉस एग्जामाइन होएगा वो। समझ में आया पॉइंट? द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल shall not affect the powers of appellate authority or tribunal to direct the production of any document। ये हम लोगों ने पढ़ा पहले स्टार्टिंग में। ओके, हम लोग सबमिट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा एविडेंस, लेकिन वो लोग मंगवा सकते हैं। पॉइंट समझ में आया क्या लिखा? देखो क्या लिखा, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट अफेक्ट द पावर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी एज अ हायर अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल एज अ हायर अथॉरिटी टू डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अगर अपीलेट अथॉरिटी या फिर ट्राइब्यूनल बोलता है कि ये सबमिट करो, तो करना पड़ेगा। फिर वो एडिशनल एविडेंस नहीं है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोग को। पॉइंट समझा क्या? मतलब वो लोग मंगवा सकते हैं लेकिन हम लोग दे नहीं सकते खुद से। क्लियर? नेक्स्ट, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हियरिंग में कौन जा सकता है, अपील कौन प्रेजेंट कर सकता है। ओके, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन बी रिलेटिव, रेगुलर एम्प्लॉई, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और जीएसटी प्रैक्टिशनर। मतलब कि सब लोग, रिलेटिव को भी ले लिया तो, ओके, रिलेटिव भी लिया, रेगुलर एम्प्लॉई, एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस, जीएसटी प्रैक्टिशनर, सब लोग जा सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसर हैविंग सर्व्ड एटलीस्ट 2 years। ये लाइन में शायद तुम लोग के बुक में कुछ कुछ नहीं रहेगा, देख लो एक बार। ओके, इट इज प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसर हैविंग सर्व्ड एटलीस्ट 2 years कैन अपीयर एज ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर 1 year फ्रॉम देयर रिटायरमेंट। ये पॉइंट को लिखो पहले एक बार। तुम लोग में 2 years तक रहेगा ना? नहीं, गैजेट ऑफिसर तक रहेगा, कुछ तो है ही उसमें ऐड किया मैंने। हाँ लिख दो ये। मतलब ऐसा बोला है कि कोई भी ऑफिसर एक बार रिटायरमेंट लेने के बाद क्या किसी क्लाइंट के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। समझा क्या बोला? उसका तो सेटिंग रहेगा ना पूरा, मतलब पहले डिपार्टमेंट में काम किया और बाद में वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब कि क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। समझा? तो कर सकता है कि नहीं, तो आंसर है कर सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के 1 साल के बाद कर सकता है। समझा? और हैविंग सर्व्ड एटलीस्ट 2 years, मतलब अगर 2 साल वो काम किया है तो 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा। लेकिन अगर 2 साल तक काम ही नहीं किया उसने, तो ये 1 साल का कूलिंग नहीं लगेगा, तुरंत कर सकता है। देखो इसका इंटेंशन ये है, अगर आप 2 साल से ज्यादा काम किए हो, मतलब आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, उसको तोड़ने के लिए 1 साल का गैप लगेगा। समझा पॉइंट? हाँ, क्लियर है क्या? और अगर आप लोग 2 साल से कम सर्व किए, मतलब आपका रिलेशन स्ट्रांग ही नहीं, तो ब्रेक का जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग चालू कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है?
चलो आगे। डिस्क्वालिफिकेशंस, देखो ये डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब कि ये लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, द जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड सम डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन नंबर 116 subsection 3 lays down that below shall be disqualified to represent. सबसे पहला, who has been dismissed or removed from government service, not retired, dismissed or removed. Okay, it is different from retirement. समझा मीनिंग, समझा? हाँ, इधर निकाल दिया, उधर निकल गए। ओके, निकल गए तो चलेगा, निकाल दिए गए तो नहीं चलेगा। क्लियर? गवर्नमेंट सर्विस से मतलब कोई भी गवर्नमेंट का जो पोस्ट है उधर से निकाला गया। दूसरा, who is convicted of an offense connected with any proceedings under GST law under or under earlier law with the imposition of taxes on sale of goods or supply of goods or service। मतलब कि अगर हम लोग के ऊपर ही एलिगेशंस है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर या सेल ऑफ गुड्स सर्विस के ऊपर, तो हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के ऊपर ही केस आया हुआ था पहले और अभी हम लोग ही दूसरे का बचाव कर रहे, तो नहीं चलेगा। समझ में आया? तीसरा, हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। मतलब कि हम लोगों ने गलती किया था और हम लोग को मतलब गिल्टी पाया गया, ओके, हम लोग ने एक्सेप्ट भी किया इसका मतलब। ठीक है, और लास्ट, हु हैज बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, मतलब कि वो इंसॉल्वेंट है। देखो हम लोगों ने देखा था कि अगर समझो इसने एडवाइस दिया, किसी सीए ने एडवाइस दिया कि ऐसा ऐसा करो काम, तो ये सीए के ऊपर भी लायबिलिटी आता है। अभी सीए के ऊपर लायबिलिटी आएगा तो क्या बोलेगा कि नहीं मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट रहेगा तो प्रेजेंट नहीं कर सकता किसी क्लाइंट को। अभी यहाँ पर जो ए बी और सी है, ये तीनों परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। मतलब ए बी सी में अगर फॉल कर गए, ओके, तो कभी भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंसॉल्वेंट हो तो खाली इंसॉल्वेंसी के पीरियड में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ओके, उसके बाद कर सकते हो। समझ में आया? मतलब अगर आपका कंडीशन अच्छा हो गया तो आप लोग कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? ये वाला हो गया। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 120 एंड 121। देखो सेक्शन नंबर 120 का हेडिंग है अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टन केसेस। ओके, और सेक्शन नंबर 121 का हेडिंग था, यहां पर देखो इधर, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। देखो स्टूडेंट का मेन कंफ्यूजन एरिया है ये, हाईली कंफ्यूज्ड। सेक्शन नंबर 120 का हेडिंग था, हाँ, अपील नॉट टू बी फाइल्ड। और सेक्शन नंबर 121 का हेडिंग क्या है, पढ़ो, ऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी अपील्ड, दैट इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। ओके, नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, समझ में आ रहा है? दोनों का हेडिंग क्या लिखा है वो देखो एक बार, दिखने में सेम जैसा तो लग रहा है। सेक्शन नंबर 120 क्या बोलता है, अपील फाइल नहीं कर सकते, और सेक्शन 121 क्या बोल रहा है, नॉन अपीलेबल, मतलब अपील फाइल नहीं कर सकते। दोनों सेम ही है पर सेम नहीं है। ओके, सेक्शन नंबर 120 इज फॉर ऑफिसर एंड 121 इज फॉर असेसी। समझा क्या बोला? मतलब सेक्शन 120 में जो लिखा हुआ है ना, उन केसेस में ऑफिसर अपील नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट अपील नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल अपील इन द केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 120। एंड 121 में जो केसेस है उसमें कौन अपील नहीं कर सकता, असेसी। आया समझ में?
अभी हम लोग पहले 120 पढ़ते। डिफरेंस लिखा है, अगर पहला लाइन ही लिखा है डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बाय CGST एंड SGST और UTGST ऑफिसर if it is below monetary limits, if it is below monetary limits, ओके अगले अटेम्प्ट के लिए, ओके नवंबर दिसंबर के बाद के अटेम्प्ट के लिए ये मॉनेटरी लिमिट्स आ चुका है। तुम लोग के एग्जाम के लिए ये मॉनेटरी लिमिट्स नहीं, फॉर नवंबर एग्जाम और दिसंबर एग्जाम दिस लिमिट्स आर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर अटेम्प्ट लगता है या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट ही है, ओके, तो फिर जो लिमिट्स हम लोग बाद में अमेंडमेंट लेक्चर में करेंगे वो एप्लीकेबल हो। देखो यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। और आजकल ना ये ऑफिसर लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ये प्रोविजन का फायदा उठा रहे, बहुत गैर फायदा उठा रहे। पहले इसका मीनिंग समझते हैं मॉनेटरी लिमिट्स का। ओके, समझो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एक है अपीलेट अथॉरिटी, बरोबर। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी असेसी के साथ मिली भगत, ओके, असेसी के फेवर में ऑर्डर पास कर दी, तो किसको गुस्सा आएगा? डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? अपील। पर गवर्नमेंट यहां पर बोल रहा है डिपार्टमेंट शुड नॉट फाइल अपील इफ द टैक्स अमाउंट इज बिलो मॉनिटरी लिमिट्स। समझा पॉइंट क्या बोला? डिपार्टमेंट जा ही नहीं सकता ऊपर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो अमाउंट है वो कम है। ओके, तो वो अमाउंट अभी के लिए बता के रख रहा हूं, खाली 10 लाख रुपए का यहाँ पर। ओके, ऊपर 20 लाख रुपया, बाद में 50 लाख, मतलब ये अलग अलग है। तो जान दो, अभी 10 लाख के लिए अगर आपका टैक्स का मैटर 10 लाख से कम का है और ऑफिसर ने आपके फेवर में दे दिया, आपके फेवर में, तो डिपार्टमेंट अपील कर सकता था पहले। पर अभी डिपार्टमेंट को क्या बोला, 10 लाख से कम के मैटर के लिए आप अपील मत करो, जीतने दो एसएससी को। तो डिपार्टमेंट का लॉस। हाँ, ओके, अभी एक केस, मेरे दोस्त का एक केस था, 9 लाख का मैटर था। मेरे को बोल रहा है कि 9 लाख का आईटीसी मैंने एक्स्ट्रा लिया और ऑफिसर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं बोला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2A 2B का मिसमैच जो रहेगा 3B से, ओके, उसमें वो लोग नहीं करते अलाउ, क्योंकि दिख रहा है ना सिस्टम में, साफ साफ दिख रहा है 3B में ज़्यादा आईटीसी है, 2B में कम है, तो थोड़ी ना अलाउ करना चाहिए। उसने बोला अलाउ किया मेरे को। मैं बोला ऐसे कैसे अलाउ किया? बाद में वो बोलते नहीं मेरे को नहीं मालूम, उसने कर दिया। बाद में मैं सोचा ऐसे कर ही नहीं सकता था, पर बाद में याद है 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें मॉनिटरी लिमिट्स लिखा था। तो मॉनिटरी लिमिट्स का फायदा लेते हुए ऑफिसर ने एसएससी के फेवर में ऑर्डर दिया, क्योंकि आगे चल के उसके ऊपर भी कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि रिवीजन अथॉरिटी कौन रहेगा? उसके ऊपर वाला रिवाइज कर सकता है ना ऑर्डर, उसके ऊपर वाला भी मिला हुआ है, तो वो भी रिवाइज नहीं करेगा और डिपार्टमेंट भी अपील में नहीं जाएगा, खत्म। ओके, ना डिपार्टमेंट अपील में गया ना उसका बॉस ने रिवाइज किया, तो दोनों बाजू से डिपार्टमेंट का तो साइड हो गया ना पूरा। क्लियर है पॉइंट? ऐसा इनकम टैक्स में भी है। ओके, इनकम टैक्स में भी ऐसा लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट्स। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? कंसेप्ट समझा क्या? ओके, रिवर्स, गलती से ले लिया एक बार हम लोगों ने। हाँ, हाँ, तो कभी ना कभी तो कम होएगा ना ये। फॉर एग्जाम्पल रीजन क्या होगा, क्वार्टरली वाले का अपना आईटीसी इस मंथ लिया, जिसका GSTR 1 क्वार्टरली है और 3 महीने के बाद दिखाने वाला है, आपने आज ले लिया क्योंकि बुक्स में आज दिख रहा है, तो 3 महीने बाद वो कम भी तो होएगा। हाँ, हाँ चलेगा, मार्च मंथ का टोटल मैच कर सकते हैं। हाँ चलेगा, लेकिन इंटरेस्ट आएगा उस पर।
जिधर जिधर रेड आया है ना, उधर से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट आएगा। अगर आप लोगों ने 11 महीनों में ज़्यादा आईटीसी लिया और मार्च मंथ में रिवर्स किया तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ। नहीं, पर रिवर्स करना है आपको, कम नहीं लेना, रिवर्स करना है इंटरेस्ट के लिए भी। और इन लोग का नहीं, नहीं, लायबिलिटी का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आता है, आईटीसी का इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब भी खुलेगा तब, अभी के लिए ऐसे कर आता है। छोटे के लिए नहीं आता है, पर अगर बड़ा रहेगा अमाउंट तो आ जाता है। छोटे मोटे के लिए नहीं आता है। पर आप टू बी के हिसाब से लो ना फिर तो। अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए, टू बी से ही लेना चाहिए आपको। क्योंकि अगर ये निकला ना आगे तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट आता है लायबिलिटी का। अपने को भी लगता है थोड़ा छोटा छोटा है, 25,000 20,000, पर वो जब भी एक साथ पूरे साल का देखिएगा ना तो 10-15 लाख ऐसा आ जाता है। और ये लोग जानबूझ के 2 साल के बाद ही निकालते, ताकि इंटरेस्ट तो मिले 2 साल का। क्योंकि आप लोग खुद से तो नहीं करने वाले रिवर्स, मालूम है। तो 2 साल तक रुकेंगे, 2 साल के बाद 18% 36% इंटरेस्ट भी मिल जाएगा लोग को। हाँ। नहीं, कंपैरिजन नहीं रहता, वो अपने को सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, ऐसा आया नहीं। क्या? हाँ हाँ, वो एनुअल रिटर्न के टाइम। तो अभी आया क्या, पता नहीं। पहले से देखना पड़ेगा, मैं देख। अच्छा। अच्छा, हाँ, वो 88D। हाँ, रूल नंबर 88D का कंप्लायंस हमने देखा था, एक रूल नंबर 88D। IT, हाँ। हाँ, 1B। हाँ हाँ, वो लायबिलिटी का मिसमैच और वो वाला आईटीसी का मिसमैच, ऐसा दो बना है, 88C 88D। हाँ, बराबर। हाँ, चलेगा। देखो आगे। अभी यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर लोअर अथॉरिटी अगर एसएससी के फेवर में ऑर्डर पास कर देता है तो एक लिमिट के ऊपर ही अपील फाइल कर सकता है डिपार्टमेंट। ओके, अगर इसका मैटर कुछ लिमिट से कम है, 10 लाख का लिमिट अभी लाया है, अगर 10 लाख से कम का मैटर है तो डिपार्टमेंट कैन नॉट अपील। समझ में आया? एग्जाम में 10 लाख नहीं लिखना है, एग्जाम में मॉनिटरी लिमिट लिखना है। ओके, मॉनिटरी लिमिट अभी अभी आया है। अच्छा, अभी सुनो। अभी यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसके फेवर में? एसएससी के फेवर में, बराबर। अज्यूम करते कि ये जो केस था ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और फेवर में मतलब इसने एक्सपोर्ट मान लिया, ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? एक्सपोर्ट है, मान लिया। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। अभी डिपार्टमेंट क्या अपील फाइल कर सकता है क्या? समझो 10 लाख का लिमिट है, मान के चलो 10 लाख का लिमिट है, 8 लाख का केस था, क्या डिपार्टमेंट अपील कर सकता है? 10 लाख तक के लिए नहीं कर सकता ना, तो ये तो केस अपना 8 लाख का है, तो डिपार्टमेंट कैन नॉट अपील। तो डिपार्टमेंट अपील नहीं कर पाया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? डिपार्टमेंट ने भी ये पोजीशन एक्सेप्ट किया। ओके, एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि बिलो 10 लाख था, समझ में आया पॉइंट? उसको पोजीशन एक्सेप्टेबल नहीं था, ये मॉनिटरी लिमिट के वजह से हम ऊपर नहीं जा पाए। समझ में आया पॉइंट? मतलब कि अगर समझो ये असेसी का नाम ए है, अगर समझो ऐसा ही असेसी निकलता है बी। ओके, ऐसा असेसी बी निकलता है। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया? बी के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। ओके, बी के भी फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, 13 लाख का ऑर्डर। ओके, अभी अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या डिपार्टमेंट अपील कर सकता है क्या? कर सकता है। देखो, एक्चुअली में अलाउड नहीं है,
क्योंकि डिपार्टमेंट ने अगर एक केस में उस पोजीशन को एक्सेप्ट किया तो सेम पोजीशन के लिए दूसरे क्लाइंट के लिए वो जा नहीं सकते थे। मतलब डिपार्टमेंट खुद दो अलग व्यू नहीं ले सकता है, लेकिन यहां पर अलग व्यू है, लेकिन अलग व्यू का रीजन क्या है? मॉनिटरी लिमिट। ओके, यहां पर जाना था पर जा नहीं पाए ड्यू टू लिमिट, तो यहां पर जा सकते हैं। पॉइंट समझा? पर गवर्नमेंट को कैसे समझेगा कि यहां पर डिपार्टमेंट अपील क्यों नहीं किया? क्या सच में मॉनिटरी लिमिट के लिए नहीं किया, या सच में पोजीशन एक्सेप्ट किया इसके लिए नहीं किया? देखो 8 लाख का केस है, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं किया। क्या रीजन हो सकता है अपील फाइल नहीं करने का? या तो एक्सेप्टेबल पोजीशन है, या तो मॉनिटरी लिमिट है। अगर मॉनिटरी लिमिट के वजह से ऊपर नहीं जा पाए तो दूसरे किसी के मैटर में जा सकते हैं। अगर पोजीशन एक्सेप्ट करने की वजह से ऊपर नहीं जा पाए तो दूसरे के मैटर में नहीं जा सकते। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ने क्यों अपील नहीं किया? मॉनिटरी लिमिट वॉज द रीजन और एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पोजीशन वॉज द रीजन। तुम लोग को केस समझ में आ रहा है क्या बोला? हाँ, हाँ, दोनों ही रीजन हो सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा केस को वो लोग देखेंगे। ओके, पूरे केस को वो लोग देखेंगे डिपार्टमेंट के एंगल से कि डिपार्टमेंट क्यों अपील नहीं कर पाया। ओके, डिपार्टमेंट ने क्या सोचा, वो ऑफिसर से बातें होंगी। ओके, मतलब पूरा डिस्कशन करने के बाद ही क्या हो सकता है, अपील फाइल कर सकते हैं बी के केस में। ओके, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दिस प्रोविजन। देखो ये हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी, खाली एक बार फॉर्मली रीड करेंगे। दिस प्रोविजन शैल नॉट प्रिक्लूड सच सीजीएसटी ऑफिसर फ्रॉम फाइलिंग अपील। मतलब दिस प्रोविजन शैल नॉट प्रिक्लूड डिपार्टमेंट टू फाइल अपील इन एनी अदर केस, मतलब बी के केस में, हैविंग सिमिलर इश्यूज। समझा? इंटरप्रिटेशन समझ में अपने आप क्या बोला यहां पर? सेम मैटर रहेगा, सेम मैटर, मैटर सेम, असेसी अलग। ओके, शैल नॉट प्रिक्लूड मतलब कि रोक नहीं सकता अपील फाइल करने से दूसरे केस में। समझ में आया ये पॉइंट? नो पर्सन बीइंग अ पार्टी इन अपील और एप्लीकेशन shall contend that officer of central tax has acquiesced in decision on disputed issue by not filing appeal। समझा? देखो इसमें क्या लिखा है, नो पर्सन बीइंग पार्टी इन अपील, मतलब कि यहां पर बी। ओके, नो पर्सन बीइंग पार्टी इन अपील, दैट इज बी, शैल कंटेंड दैट, बी ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑफिसर ने, दैट इज डिपार्टमेंट ने, पोजीशन को एक्सेप्ट किया ए के केस में, तो मेरे केस में क्यों अपील कर रहा है? ऐसा नहीं बोल सकता। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है क्या बोलना चाह रहा है ये लाइन? वापस से बोल रहा हूं, नो पर्सन बीइंग पार्टी इन अपील, मतलब कि यहां पर जो बी है, बी, वो बी ऐसा नहीं बोल सकता डिपार्टमेंट को कि ए के केस में तो आपने अपील नहीं किया, तो मेरे केस में क्यों कर रहे हो? समझा? क्यों नहीं किया था वहां पर? मॉनिटरी लिमिट था। अभी पढ़ो ये लाइन, नो पर्सन बीइंग पार्टी इन अपील और एप्लीकेशन शैल कंटेंड दैट ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, मतलब ये डिपार्टमेंट का बात हो रहा है, हैज एक्विसाइज्ड इन डिसीजन ऑन डिस्प्यूटेड इशू, मतलब कि उसने अपने पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा वो बोल नहीं सकता खाली इस रीजन की वजह से कि आपने अपील पिछली बार फाइल नहीं किया था। समझा? चौथा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, द ट्राइब्यूनल और कोर्ट हियरिंग सच अपील और एप्लीकेशन shall have regard to circumstances for non filing of appeal। डिपार्टमेंट अपील क्यों नहीं कर पाया, क्या उसका सर्कमस्टेंसेस था, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर सच में मॉनिटरी लिमिट की वजह से पिछले केस में अपील नहीं किया था तो इस केस में अलाउ करेंगे। अगर पिछले केस में सच में अगर पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर यहां पर आपको नहीं देंगे, डिपार्टमेंट को नहीं देंगे अपील करते। समझ में आया क्या?
तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, हियरिंग लेगा। सबको समझ में आया? बस वही एग्जाम्पल नीचे लिखा, ये पूरा एग्जाम्पल नीचे लिखा। क्योंकि अपने केस में हम लोगों ने 10 लाख और 13 लाख लिया, 13 लाख लिया, 15 लाख लिया, 13 लाख लिया। हाँ, 8 लाख 13 लाख, उधर 10 लाख और 15 लाख ऐसा लिया। सबको समझ में आया? देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, रीड करो खुद से एक बार वो स्टेटमेंट्स, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। समझेगा तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि समझेगा ही नहीं तो फिर मतलब नहीं है। ये वाला थर्ड पॉइंट में था कि बी ऐसा नहीं बोल सकता डिपार्टमेंट को कि आपने ए के सामने तो अपील नहीं किया, फिर हमारे सामने क्यों कर रहे हो ना? और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि डिपार्टमेंट अपील कर सकता है बी के केस में, भले उसने ए के केस में नहीं किया। क्लियर है क्या? सबको समझ में आएगा? फर्स्ट रीडिंग में कभी भी हाइलाइटर नहीं यूज करने का। फर्स्ट रीडिंग में मार्क करने के लिए कभी हाइलाइटर यूज नहीं करने का, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में अपने को सब इंपॉर्टेंट ही लगता है। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में पेन पेंसिल से अंडरलाइन करने का, सेकंड रीडिंग में ग्रीन हाइलाइटर, थर्ड रीडिंग में ऑरेंज हाइलाइटर। मतलब ऑरेंज हाइलाइटर अपने को थर्ड रीडिंग के बाद भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, तो एग्जाम डे पे ऑरेंज वालों पे ज़्यादा फोकस करना। ओके, वो टेक्निक है टू कंप्लीट द सिलेबस फास्टर। ओके, मेरा डीटी जो था ना सिलेबस में, ओके फाइनल लेवल पे, वो मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। चलो समझा यहाँ तक? अभी कुछ बाकी नहीं ज़्यादा इसके अंदर। मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील बोला है। ओके, मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील मतलब कि अपील हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही करना है, लेकिन ऑनलाइन करना है ज़रूरी कब है, जब आपका ऑर्डर ऑनलाइन आया है। अगर ऑनलाइन ऑर्डर आया है तो अपील भी ऑनलाइन होएगा। अगर ऑर्डर ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, आपके ऑफिस में आया स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, तो फिर अपील कैसे करेंगे? ऑफलाइन करेंगे, मैनुअल करेंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद विड्रॉवल ऑफ अपील, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, अगर आपने अपील फाइल कर दिया पर बाद में आपको लगता है कि विड्रॉ करना चाहिए, तो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, उसके बाद अगर विड्रॉ करना है, तो फिर अप्रूवल लगेगा। ओके, तो बस वही पॉइंट है। अदर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, ये हम लोग पढ़ लेंगे। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ओके, जो अभी अभी आए। जो अपना सिविक्स वगैरह में था मालूम है, प्रेसिडेंट का ये एज होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का ये एज होना चाहिए, ओके, इतना साल का सर्विस होना चाहिए, मालूम है पहले था 55। तो वैसे ही कुछ है यहाँ पर, एक बार खाली रीड करने जैसा। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में नहीं, नहीं, खाली पढ़ लेते हैं, अभी नया आया तो पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट
ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years। मतलब जब भी वो आएगा ऑफिस में, जब भी ज्वाइन करेगा, तब से 4 years तक ही वो क्या कर सकता है, पोजीशन को होल्ड कर सकता है। और ही अटेन्स एज ऑफ 67 विच एवर इज अर्लियर। समझा? 67 years। एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। मतलब 4 साल, उसके बाद वापस से 2 साल, तो 6 साल का ही उन लोग को मिलेगा टाइम। द जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, सेंटर एंड स्टेट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 4 years सेम एंड 65 years। मतलब कि ऊपर जो था वो प्रेसिडेंट के लिए था, एंड जो सेकंड पॉइंट है वो किसके लिए, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। ओके, उसके बाद थर्ड, प्रेसिडेंट और एनी मेंबर बाय नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। ओके, ऑफिस भी छोड़ सकते हो, लेकिन 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ओके, हाउएवर द प्रेसिडेंट or member shall continue to hold office until the expiry of 3 months from the date of receipt of notice, or until a new person is duly appointed as his successor enters into his office, until the expiry of office whichever is earlier। मतलब कि आप लोग ने समझो रेजिग्नेशन डाल दिया, पर नया कोई बंदा आया ही नहीं 3 महीने तक, तो आप 3 महीने में छोड़ सकते। लेकिन 2 महीने में अगर आ गया नया, तो 2 महीने में ही छोड़ सकते, तो विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। मतलब कि कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए, कौन मेंबर होना चाहिए, इसका एक सिलेक्शन कमेटी रहता है। ओके, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ओके दे कैन रिमूव द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर हु हैज बीन एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट। ओके, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको निकाल सकते। ओके, मतलब मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो मेंबर को उस बेंच में से निकाल देंगे। और हैज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड। मतलब कि उन लोगों ने कुछ रिश्वत वगैरह खाया होगा या ऐसा कुछ हुआ है, ओके, तो निकाल देंगे उनको। और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, और हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और मेंबर। ओके, मतलब बुढ़ापा ज़्यादा आ गया। ओके, समझ में नहीं आ रहा है केसेस जल्दी से, ओके, तो निकालें। और हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट as is likely to affect the prejudicially his functions as such members or president। मतलब कि समझो कोई केस आ रहा है, ओके, अभी वो केस में जो कंपनी इन्वॉल्व है उसमें हम लोग का भी शेयर्स है। समझो मेरे पास रिलायंस का केस आया GST 80 में, और मेरे पास रिलायंस का 1000 शेयर्स है, तो मैं किसके फेवर में पास करूंगा ऑर्डर? रिलायंस के। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अगेंस्ट कर दिया तो भाव गिर जाएगा, भाव गिर जाएगा तो मेरा भी लॉस होएगा। तो यहाँ पर इसीलिए क्या बोला है, अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो फिर आपको निकालेंगे, दूसरे को रखेंगे। हैज सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफेंस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि उसने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। अब्यूज मतलब गाली देने का बात नहीं है, ओके, मतलब पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। ओके, वो हायर पोजीशन पे तो उसने जो भी गलत गलत ऑर्डर्स है उन लोग को एक्सेप्ट किया, या फिर ऐसा पोजीशन का फायदा उठाया, अपने लोअर अथॉरिटी को बोला कि ऐसा ऐसा करो, गलत चीजें करवाया, तो मालूम पड़ा तो उसको निकाल सकते हैं। ओके, हाउएवर प्रेसिडेंट और मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड इन D and E। ओके, ये दोनों केसेस में निकाल नहीं सकते जब तक उस पर्सन को उसके चार्जेस का पता नहीं किया। चार्जेस मतलब नॉट अमाउंट, बट जो एलिगेशंस है वो चार्जेस की बात है, एलिगेशन। ओके, एलिगेशन बताना पड़ेगा ऑफिसर को कि आपको ये कंपनी में फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, ऐसा हमको दिख रहा है, आप रीजन दो कि आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। ओके, ऐसा नोटिस देंगे। लास्ट वाला, हम लोग को ऐसा कंप्लेंट मिला है कि आपने आपका पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, बताओ आप लोगों ने किया है कि नहीं।
ओके, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे, लेकिन पहला 3 जो है उसमें बिना बताए निकाल देंगे। पहला 3 में बिना बताए निकाल देंगे, समझ में आया क्या? इंसॉल्वेंट हो गए निकाल देंगे, ओके, कन्विक्टेड हो गए निकाल देंगे, एंड तीसरा फिजिकली इनकेपेबल हो गए निकाल देंगे। क्लियर है सबको? ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।